नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया इंटरनेशनल बोर्डे सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंटरनेशनल बोर्डे सीरीज का पार्ट 11 वीडियो है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक चार्ट के बारे में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है चार्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में चार्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आप जितना लाइक करोगे उतना यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं लेक चार्ट। लेक चार्ट ए फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन द साहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका एट द कंजंक्शन ऑफ चाड, कैमरून, नाइजीरिया एंड नाइजर। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दोस्तों, लेक चार्ट इज ए फ्रेश वाटर लेक एंड इट इज लोकेटेड इन द साहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। एक बार मैं आपको मैप के साथ दिखा देता हूं। आपको इधर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दिख रहा है दोस्तों। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अगर ज्योग्राफिकली डिवाइड करें तो तीन भागों में डिवाइड कर सकता है। सबसे ऊपर वाला एरिया जो है दोस्तों ये है सहारा रीजन, जहां वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा स्थित है। सहारा के नीचे करीब लेक चार्ट के नीचे तक ये एरिया को बोल सकते हो आप साहेल रीजन। इधर जितने भी कंट्रीज है उसको साहेलियन कंट्रीज भी बोलते हैं। साहेल के नीचे ये वाला एरिया को बोल सकते हो सुडान रीजन। इधर सुडानियन सवन्ना भी है। सवन्ना आपको पता है, बेसिक ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, सवन्ना इज ए टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली सुडानियन सवन्ना और सहारा के बीच में ये जो साहेल रीजन है ना दोस्तों, साहेल इज ए क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, सहारा और सुडानियन सवन्ना के बीच में जो क्लाइमेट ट्रांजिशन है ना, इसको साहेल बोलते हैं। तो ये साहेल रीजन में हमारा लेक चार्ट स्थित है। अगर बॉर्डर कंट्रीज की बात करें दोस्तों, आपको इधर दिख ही रहा है ये लेक चार्ट है। लेक चार्ट का ईस्टर्न साइड में चार्ट उसी नाम का एक कंट्री है। चार्ट के वेस्टर्न साइड में नाइजर दिख रहा है, नाइजर के नीचे नाइजीरिया, नाइजीरिया के नीचे कैमरून। तो बेसिकली चार्ट में भी चार लेटर्स है, तो चार कंट्रीज बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन सा? एक चार्ट, कैमरून, नाइजीरिया एंड नाइजर। राइट दोस्तों, इट इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर बेसिन फॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय ए लार्जर एंशिएंट सी दैट इज समटाइम्स कॉल्ड मेगा चार्ट। ऐसा बोलता है एक बहुत बड़ा सी हुआ करता था उधर, जिसका नाम है मेगा चार्ट। अभी के लिए तो नहीं, अभी के लिए केवल लेक चार्ट ही है दोस्तों। हिस्टोरिकली लेक चार्ट हैज रैंक्ड अमंग द लार्जेस्ट लेक्स इन अफ्रीका, दो इट्स सरफेस एरिया वेरीज ग्रेटली बाय सीजन एज वेल एज फ्रॉम ईयर टू ईयर। दोस्तों लेक चार्ट की सरफेस एरिया की बात करें ना, एक्चुअली अफ्रीका का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स है लेक चार्ट, बस इसकी सरफेस एरिया ठीक से नाप नहीं सकता, क्योंकि ईयर टू ईयर, सीजन टू सीजन इसकी सरफेस एरिया चेंज होते नजर आता है। अब देखो दोस्तों, इसके एलिवेशन देखने से 280 मीटर अबव सी लेवल है। ठीक है, एरिया इज अबाउट 17,800 स्क्वायर किलोमीटर। अगर पूरा एरिया की बात करें लेक चार्ट का 17,800 स्क्वायर किलोमीटर है, पर इन द अर्ली 21st सेंचुरी हाउएवर द एरिया वाज टिपिकली अबाउट 1,500 स्क्वायर किलोमीटर। तो लेक चार्ट में भी श्रिंकेज बहुत होता है दोस्तों। इसकी बहुत सारे रीजंस है, इसके बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो लेक चार्ट भी ग्लोबली सारे लेक्स के साथ जो होता है उसमें भी श्रिंकेज बहुत ज्यादा है। वैसे भी अफ्रीकन क्लाइमेट भी बहुत हॉट है। The hydrologic contributions and biological diversity of Lake Chad are important regional assets. Region is noteworthy for important archaeological discoveries. Lake Chad के आसपास में से बहुत important archaeological discoveries हुआ है, और Lake Chad का historical importance भी बहुत है। पुराने ज़माने में ट्रांस सहारन ट्रेड जो होता था लेक चार्ट से होते थे, एंड इट्स एसोसिएशन विद हिस्टोरिक अफ्रीकन किंगडम्स, बहुत बड़ा सा हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट अफ्रीकन किंगडम्स भी लेक चार्ट के कोस्टल एरियाज में हुआ करते थे। अब दोस्तों डिस्कस करेंगे लेक चार्ट के हाइड्रोलॉजी के ऊपर। लेक चार्ट इज ए वेरिएबल बॉडी ऑफ वाटर, इट्स मेजर्ड सरफेस एरिया टिपिकली फ्लक्चुएट्स। ये बात मैंने आपको पहले भी बोला था, लेक चार्ट में कितने पानी है, इसकी सरफेस एरिया कितना है, ये हम ठीक से बता नहीं सकते, क्योंकि एक साल में ही 2 सीजन में लेक चार्ट के जो वाटर कंटेंट है ना, कभी ज्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। सीजनली बोलेगा तो लेट अक्टूबर टू अर्ली नवंबर में सबसे ज्यादा पानी रहता है, देन श्रिंकिंग बाई मोर देन हाफ बाई लेट अप्रैल और अर्ली मई। मतलब जब समर सीजन आता है ना दोस्तों, तब पानी जो है अक्टूबर से कंपेयर करने से आधा हो जाता है। इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए बोलते हैं लेक चार्ट में कितने पानी है ये हम ठीक से नहीं बता सकते, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग है। लेक इज डॉटेड विद न्यूमरस आइलैंड्स व्हिच कैन कोलेज इनटू लार्जर लैंड एरियाज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ एक्सट्रीमली लो सरफेस लेवल्स। कहने का मतलब ये दोस्तों, मान लो ये लेक चार्ट है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स है। जब एक्सट्रीमली लो वाटर लेवल होता है ना दोस्तों, ये 2 आइलैंड के बीच में जो लैंड है ये दिखने लगता है, इसलिए ये बड़ा सा लार्जर लैंड एरियाज बन जाता है इस तरह। राइट, अब देखो लेक इज फेड चीफली बाई चारी लोगोन रिवर सिस्टम विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 4/5 ऑफ द इनफ्लो। तो लेक चार्ट में दोस्तों देखने से आपको पता चल जाएगा, मैप में बहुत सारे रिवर्स आके मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 3 रिवर सिस्टम मैं आपको समझाता हूं। ये एक है चारी रिवर सिस्टम, एक है एल बेद रिवर सिस्टम और एक है एडजरा।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चारी। लेक चाड के जितने भी पानी में से इनफ्लोज में 4/5 जो है चारी रिवर सिस्टम देता है। इसके बाद है एल्बेद, इसके बाद है एडजरा। वैसे और भी रिवर्स आपको दिख रहा है, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखिएगा, ठीक है। चारी, एल्बेद एंड एडजरा। अब देखो, losses to evaporation and transpiration of aquatic plants amounts to approximately 100 inches each year। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। लेक चाड में जो सीजनल फ्लक्चुएशन होता है ना वाटर लेवल का, इसकी सबसे बड़ा रीजन क्या है? लॉसेस टू इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। इवापोरेशन की वजह से आपको पता है अफ्रीकन कंट्रीज में धूप कितना लगता है, बहुत हॉट क्लाइमेट रहता है। इवापोरेशन की वजह से एंड ट्रांसपिरेशन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, लेक चाड के अंदर जितने भी प्लांट्स है ना, एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, वो एक्वाटिक प्लांट से भी तो पानी लॉस होता है ट्रांसपिरेशन से, ठीक है। तो ये दोनों इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी लॉस होता है ना, वो 100 इंचेस ईच ईयर है, ठीक है। 100 इंचेस पानी लॉस होता है। मतलब मान लो ये लेक चाड का पानी है, इसमें 100 इंचेस मतलब इतना सा, मान लो ये 100 इंचेस है, इतना 100 इंचेस है, इतना पानी एक साल में इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन से लॉस हो जाता है। समझ गए आप? अब दोस्तों इस मैप की सहायता से हम डिस्कस करेंगे लेक चाड के श्रिंकेज के ऊपर। इस बड़ा सा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको छोटा सा दिख रहा है लेक चाड। 1972 में दोस्तों लेक चाड का पूरा सरफेस एरिया इतना बढ़ा था जो आपको ग्रे कलर में दिख रहा है। 1987 में लेक चाड का सबसे लोवेस्ट लेवल रिकॉर्ड हो गया था, आपको जो लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है। इसके बाद 2007 तक स्लाइट रिकवरी हो गया था, जो आपको डार्क ब्लू कलर में दिख रहा है, इतना तक स्प्रेड हो गया था। अब इसकी रीजंस क्या क्या है? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दोस्तों, जिसमें जियोलॉजिस्ट ने काफी सारे रीजंस बोला है लेक चाड के श्रिंकेज के ऊपर। उसमें से जो मेजर पॉइंट्स है मैं इधर आप लोगों के लिए डाला हूं। सबसे पहला रीजन है दोस्तों इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। लेक चाड के आसपास जितने भी इंडस्ट्रीज है, मेजर इंडस्ट्रीज है, उसमें से जो एफ्लुएंस रिलीज होता है, ये एक वजह बोला है। दूसरा है डिमांड फॉर वाटर फॉर इरिगेशन। लेक चाड के आसपास जितने भी कंट्रीज में फार्मर्स होंगे, उनको फार्मिंग के लिए पानी तो चाहिए, तो ओवर यूज हुआ था लेक चाड के पानी का, ये एक वजह रहा है। तीसरा है समर रेन्स रिपीटेडली फेल्ड एंड लेक वाज नॉट सीजनली रिप्लेनिश्ड। दोस्तों अफ्रीकन कंट्रीज में यह प्रॉब्लम तो अक्सर होता है, समर रेन्स कभी होता ही नहीं है साल भर, तो इसकी वजह से लेक चाड भी रिप्लेनिश नहीं हो पाया, पानी भर नहीं पाया, ये एक रीजन रहा है। चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तो दोस्तों दुनिया में सारे वाटर बॉडीज को अफेक्ट करते हैं, इवन ग्लेशियर्स को भी छोड़ते नहीं है, तो ग्लोबल वार्मिंग तो रीजन होना ही होना है। फिफ्थ इज शिफ्टिंग ऑफ ट्रॉपिकल रेन बेल्ट। ट्रॉपिकल रेन बेल्ट जो दोस्तों धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आता है। इसके बारे में ऑलरेडी हर्षित सर ने एक वीडियो अपलोड किया है रिसेंटली, वो जाके देखिए, आपको इस शिफ्टिंग ऑफ ट्रॉपिकल रेन बेल्ट के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये एक रीजन है। सिक्स्थ इज इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ये मैंने आपको बोला था, लेक चाड के पानी 100 इंचेस कम होता है हर साल इवापोरेशन एंड एक्वाटिक प्लांट से जो ट्रांसपिरेशन होता है इसकी वजह से, राइट। तो दोस्तों फाइनली दैट्स द एंड ऑफ अ वीडियो। और एक बार मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लेक चाड इज ए हिस्टोरिकली लार्ज शैलो एंडोरिक लेक इन सेंट्रल अफ्रीका विच हैज वेरिड इन साइज ऑफ द सेंचुरीज। तो बेसिकली दोस्तों लेक चाड एक एंडोरिक बेसिन है। एंडोरिक बेसिन का मतलब क्या है? ए ड्रेनेज बेसिन दैट नॉर्मली रिटेन्स वाटर एंड अलाउज नो आउटफ्लो टू अदर एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ वाटर। कोई एक्सटर्नल बॉडी ऑफ वाटर से लेक चाड का कनेक्शन नहीं है। इस तरह एक लैंडलॉक्ड बेसिन को एंडोरिक बेसिन बोलते हैं। आप देख ही सकते हो एक लैंडलॉक्ड बेसिन, इसकी पानी कहीं और नहीं जा रहा है, और इसकी लोकेशन सेंट्रल अफ्रीका में है। तो मैंने आपको बता दिया था साहेल रीजन में है। साहेल रीजन मतलब जो सहारा रीजन और सूडान सवाना रीजन के बीच में जो क्लाइमेटिक रीजन है, इसको साहेल रीजन बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट लेक इन चाड बेसिन। चाड के बेसिन में सबसे लार्जेस्ट बेसिन है। Chari River, fed by its tributary the Logon, provides 90% of lake's water, with a small amount coming from the Yobe River in Nigeria and Niger। तो दोस्तों मैंने आपको मेजर रिवर सिस्टम कौन कौन से बताया था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है चारी लोगोन रिवर सिस्टम, ठीक है। तो चारी रिवर सिस्टम थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एंड इट्स ए फ्रेश वाटर लेक, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। चाड लेक इज ए फ्रेश वाटर लेक। और बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन से और एक बार बता देता हूँ। चाड नाम का कंट्री है, तो ये तो याद करना मुश्किल नहीं है। फिर नाइजर है, फिर नाइजीरिया है, एंड नीचे कौन सा है? कैमरून है, ठीक है। तो 4 कंट्रीज है, 4 कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यही है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो दोस्तों लेक चाड के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशंस, बॉर्डरिंग कंट्रीज, ये सब हमने डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट किया बिना मत जाइएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।